क्या क्या चीजें हमारे अर्थ पर होती हैं, उसी को हम कहते हैं ओशियन करंट। तो आज उसी के बारे में हम समझेंगे, ओशियन करंट। नाम आपने जरूर सुना होगा, कभी ना कभी पढ़ा भी होगा। तो इसका मतलब क्या होता है, पहले हम उसी को जानेंगे। देखो, होता क्या है कि ओशियन में बहुत सारा वाटर है, और हमें भी पता है हमारी अर्थ के ऊपर 70% वाटर है, और इतनी क्वांटिटी में हमारी बॉडी के अंदर भी है। तो इस वाटर में जो भी चेंजेस आते हैं, उस चेंज का एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है करंट। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि भाई करंट कहेंगे किसे। करंट का सिंपल सा मतलब ये होता है कि ओशियन के सरफेस पर हॉरिजेंटली वाटर का एक प्लेस से दूसरी प्लेस की तरफ शिफ्ट होना, उसी को हम क्या कहते हैं, करंट। तो ओशियन के सरफेस पे जो ये वाटर का फ्लो होता है, इसी को क्या कहा जाता है, करंट कहा जाता है। और ये सारा हमारा वाटर वाला पार्ट है, ओशियन है। लेकिन सबसे पहली बात आती है, इसका ओरिजिन कैसे हुआ। कैसे हम मान लें कि भाई यही वाली करंट है, और इसके लिए रीजन कौन सा है। तो ये सबसे पहली बात बोलता है, वाटर हॉरिजेंटल फ्लो। वाटर का हॉरिजेंटल फ्लो होना चाहिए, और वाटर के हॉरिजेंटल फ्लो से बहुत सारी चीजें बनती है। सबसे पहली चीज, जब सबसे कम स्पीड से वाटर निकलता है, जैसे मान लो हमने कोई पत्थर मारा पानी में, तो उसकी वजह से भी बहुत सारी वेव टाइप की निकलती है। तो वो जो पहली वाली स्टेज होती है, उसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट। कि भाई ड्रिफ्ट क्रिएट हुआ, या थोड़ा सा जो वाटर की विंड है, और ये किससे क्रिएट होती है, वाटर विंड से। एयर जो उसके सरफेस पे चल रही होती है, उससे पहली बार जो क्रिएट होती है, उसे ड्रिफ्ट कहते हैं। और जब ड्रिफ्ट, बहुत सारी ड्रिफ्ट एक साथ आ जाती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, करंट। और करंट को वैसे इंग्लिश हिंदी में क्या कहते हैं, जल धारा। धारा का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ड्रिफ्ट। और जब करंट, बहुत सारी करंट आपस में एक दूसरे से मिलने लग जाती हैं, तो करंट के ग्रुप को हम कहते हैं स्ट्रीम। जैसे आपने सुना होगा वाटर स्ट्रीम। तो ऐसे ही करंट के सारे ग्रुप को हम कहते हैं स्ट्रीम। और इन सब में डिफरेंस क्या होता है, तो ड्रिफ्ट से लेकर स्ट्रीम तक हम जाएंगे, तो इन सब में स्पीड बढ़ती है। इसका मतलब ड्रिफ्ट की स्पीड सबसे कम, करंट की स्पीड उससे ज्यादा, और स्ट्रीम की स्पीड उससे ज्यादा। और ये स्ट्रीम ही चेंज होती है सुनामी के फॉर्म में। तो ऐसे हमारे ओशियन के सरफेस पर ये सारी चीजें क्रिएट होती हैं, और धीरे धीरे इसकी स्पीड ज्यादा, तो इसका मतलब वाटर में क्लियरली भी हमें कौन सी दिखेगी, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी, वो एकदम क्लीन तरीके से दिखेगी। इसलिए करंट ड्रिफ्ट से ज्यादा क्लीन दिखती है, और करंट से भी ज्यादा क्लीन हमें स्ट्रीम दिखती है। तो ऐसे हमारे अर्थ पर जो वाटर वाले पार्ट है, ओशियन में करंट का चलना या ओरिजिन होता है। और इसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में ये हम देख रहे हैं कि कैसे है। एक चीज और याद रखना, जो कॉन्टिनेंट का ईस्ट पार्ट है, वो ओशियन का वेस्ट पार्ट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं, ये वाला एक लैंड है, इसके इधर भी वाटर है, और इधर भी वाटर है। अगर लैंड पे हमें डायरेक्शन देखनी है, तो हम कैसे बोलते हैं कि हमारे ईस्ट साइड में, जो हमारा राइट हैंड साइड है, वहां पे होता है ईस्ट, और लेफ्ट हैंड साइड पे होता है वेस्ट। लेकिन ये वाला पार्ट ओशियन का हो जाता है वेस्ट, जो हमारे कॉन्टिनेंट का ईस्ट है, और ये वाला पार्ट इसका हो जाएगा ईस्ट। तो इधर से इधर करंट चली, और करंट के बिल्कुल अपोजिट लेकिन नीचे की तरफ भी एक लाइन हमें दिखाई देती है, जो वाटर का फ्लो करती है। और इस लाइन के फ्लो को हम कहते हैं क्रीक।
जैसे सांप चलता है उसी से निकला है क्रीप, सांप रेंग रेंग के चलता है। ऐसे ही नीचे की तरफ बेसिन में जो ओशियन के चलता है उसे बोलते हैं क्रीप। कई बार आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन करंट एंड क्रीप, आपसे एमसीक्यू का क्वेश्चन ही पूछ लिया जाएगा। तो सिंपल सा लॉजिक, करंट जो होती है वो सरफेस के ऊपर चलती है, क्रीप जो होती है वो बेसिन में चलती है ओशियन की, ये दोनों में डिफरेंस होता है। ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा ड्रिफ्ट, करंट और स्ट्रीम में क्या डिफरेंस है। तो ड्रिफ्ट की सबसे पहली बात, स्पीड कम होती है। दूसरा, ड्रिफ्ट का एक वाटर विंड के द्वारा ये डेवलप होती है और बहुत सारी ड्रिफ्ट मिलके करंट बनाती है जिनकी स्पीड ड्रिफ्ट से ज्यादा होती है, और बहुत सारी करंट जब एक साथ आ जाती है तो वो स्ट्रीम बनाती है। और एक और चीज, क्लियर अगर हमें देखना है तो स्ट्रीम सबसे ज्यादा क्लियर होती है, उससे कम क्लियर करंट, और उससे भी कम क्लियर ड्रिफ्ट। ऐसे हमारे अर्थ के ऊपर ये सारी चीजें चलती है। तो आपको समझ आया होगा कि ये सारी, अब ये जो करंट है इनका सर्कुलेशन जब चल जाता है हमारे अर्थ पर, और ये करंट क्या करती है, टेम्परेचर को डिवाइड करती है, एक जगह से दूसरी जगह टेम्परेचर को ले जाती हैं। जैसे हमने सुना होगा कि यूरोप के ज्यादातर जो एरिया है वो 40 डिग्री लैटिट्यूड से ऊपर पड़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि वहां पर डायरेक्ट तो सन की लाइट नहीं पड़ती, उसके बावजूद भी वहां के जो पोर्ट हैं वो बर्फ से जमते नहीं है। उसका सबसे बड़ा रीजन करंट का होना, और ये करंट वाटर एक तरीके से टेम्परेचर को मैनेज करता है अर्थ के ऊपर। पोल की तरफ से कोल्ड करंट आती है, इक्वेटर की तरफ से वार्म करंट जाती है, और ये दोनों एक दूसरे के टेम्परेचर को बैलेंस करती हैं, और इसकी वजह से वहां पर वो फ्रीज नहीं होता जो पोर्ट होता है। और जब करंट एक सर्कुलेशन में चलने लग जाए, सर्कुलेशन ऑफ करंट, इसी को हम कहते हैं ओशियन सर्कुलेशन, और ये हमारे अर्थ के ऊपर दिखाई देता है, और इसके बहुत सारे रीजन होते हैं। पहला रीजन टेम्परेचर डिफरेंस, इसकी वजह से भी हमारे अर्थ पर ओशियन के ऊपर सर्कुलेशन होता है, किसका, करंट का। तो सबसे पहला रीजन टेम्परेचर डिफरेंस, और टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से बहुत सारी। तो अगला फैक्टर आता है, ये हमने देखा कि व्हाट इज करंट, और अगला हमने देखा व्हाई, क्यों आता है। अगला फैक्टर्स ऑफ करंट, फैक्टर्स ऑफ करंट, करंट को डिसाइड करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला फैक्टर टेम्परेचर। टेम्परेचर एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है जो करंट को डिसाइड करता है कि भाई करंट की किधर से किधर डायरेक्शन होगी, और किस एरिया से किस एरिया करंट चलेगी, ये सारी चीजें हमारा टेम्परेचर डिसाइड करता है। और ये सब किस बेस पे होता है, लैटिट्यूड, लैटिट्यूड पे जो भी चेंज होगा उसकी वजह से करंट एक तरीके से फ्लो करेगी। तो सबसे पहला रीजन हमने देखा टेम्परेचर, और टेम्परेचर का डेंसिटी के साथ अपोजिट रिलेशन होता है। डेंसिटी मतलब जैसे हम कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। मान लीजिए क्लास में 10 चेयर्स हैं, और इन 10 चेयर्स में 5 चेयर पर बच्चे बैठे हैं, तो हमें अगर क्लास की डेंसिटी निकालनी तो हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल अपॉन में नंबर ऑफ चाइल्ड, इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो हम कह सकते हैं 2 डेंसिटी है। ये मतलब हर 2 चेयर में से एक चेयर पर बच्चा बैठा है, इस बात को हम कह सकते हैं। तो ऐसे ही टेम्परेचर का डेंसिटी के साथ अपोजिट रिलेशन होता है, और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका मतलब डेंसिटी कम होगी, और जब डेंसिटी कम हो गई तो इसका मतलब वाटर का जो लेवल है वो बढ़ेगा, और वाटर लेवल जब बढ़ेगा तो वाटर फ्लो करना चाहेगा किसकी तरफ, जहां पर वाटर लेवल कम है। और हमने देखा भी है जहां पर वाटर ज्यादा होता है वो उस तरफ भागता है जहां पर वाटर कम है या उसका स्लोप थोड़ा सा डाउनवर्ड है। तो ऐसे ही इसके थ्रू भी होता है। तो टेम्परेचर
जैसे ही बढ़ेगा डेंसिटी कम होगी, वाटर लेवल बढ़ेगा और वाटर लेवल बढ़ने से करंट का ओरिजिन स्टार्ट हो जाएगा। और दूसरी टेम्परेचर से कंडीशन बिल्कुल अपोजिट, अगर टेम्परेचर कम तो डेंसिटी बढ़ेगी और डेंसिटी ज्यादा है तो वाटर लेवल बढ़ा ही नहीं, तो इसलिए करंट का फ्लो इसकी तरफ होगा, ना कि इससे डाउनवर्ड तरफ होगा। तो वाटर लेवल जो टेम्परेचर के बेस पे डिसाइड हो रहा है, उससे भी करंट का जो फ्लो है वो हमें दिखाई देता है। और इसी वजह से हमें जो करंट दिखाई देती है इक्वेटर से, इक्वेटर पर टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है और टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से वहां की डेंसिटी कम होती है और डेंसिटी कम होने की वजह से वाटर लेवल बढ़ता है और वाटर लेवल बढ़ने की वजह से इक्वेटर से इधर की साइड हमें ऑन शोर और दूसरी तरफ ऑफ शोर विंड, इन दोनों का ओरिजिन दिखाई देता है। और हमने देखा भी था जब ऑफ शोर विंड आती है तो वो अपने साथ पानी के सरफेस वाले पानी को बहा के ले जाती है, तो वहां का वाटर लेवल कम हो जाता है और जाता का है दूसरी तरफ जहां का वाटर लेवल बढ़ जाता है। तो ऐसा किसकी वजह से होता है? टेम्परेचर की वजह से। और एक बात आती है, ठीक है हमने मान लिया इक्वेटर पर तो टेम्परेचर की वजह से ओरिजिन हुआ करंट का, लेकिन पोल से भी तो करंट आती है, उसको कौन डिसाइड करेगा? और पोल पे तो टेम्परेचर ज्यादा होता ही नहीं। अगर सिर्फ टेम्परेचर एक डिसाइडिंग फैक्टर होता तो इसका मतलब पोल से कभी करंट चलती नहीं। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर कम, डेंसिटी ज्यादा, वाटर लेवल कम, तो पोल से क्यों चलेगी वो? वाटर लेवल बढ़ेगा, पानी का लेवल बढ़ेगा तभी तो पानी फ्लो करेगा। जैसे अभी आपने देखा फ्लड आती है, फ्लड तभी आती है जब रिवर के बेसिन में पानी ज्यादा हो जाए। अगर रिवर के बेसिन में ही पानी कम है, चाहे आप दिल्ली फ्लड देखें, मुंबई की फ्लड देखें, तो कभी भी फ्लड नहीं आएगी। ऐसे ही करंट के चलने के लिए जरूरी है कि वाटर लेवल बढ़े, और जब पोल पर टेम्परेचर हाई है ही नहीं तो वाटर लेवल कैसे बढ़ेगा? तो इससे हमें एक बात और समझ आई, टेम्परेचर के अलावा भी और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिनसे करंट चलेगी। तो एक फैक्टर हमने देखा टेम्परेचर, और दूसरा फैक्टर मेल्टिंग ऑफ आइस। जब आइस मेल्ट होगी तो उससे भी तो वाटर लेवल बढ़ेगा। मेल्टिंग ऑफ आइस, और ये हमें कहां पे दिखती है? पोल पे दिखती है। तो इसका मतलब हमें क्या पता चला? अगर आइस मेल्ट होगी तो इसका मतलब वाटर लेवल बढ़ेगा, और वाटर लेवल बढ़ेगा तो वहां से जो करंट का ओरिजिन होगा वो करंट होगी कोल्ड करंट। ठंडे एरिया से आ रही है इसलिए कोल्ड करंट। और ये किसकी तरफ जाती है? इक्वेटर की तरफ जाती है। ऊपर से आती है, इक्वेटर की तरफ जाती है जहां पे टेम्परेचर ज्यादा है। और इक्वेटोरियल करंट का क्या होता है? इक्वेटर से पोल की तरफ जाती है जहां पे टेम्परेचर कम है। तो दूसरा हमें जो रीजन मिला वो है मेल्टिंग ऑफ आइस। और फिर बहुत सारे लोगों ने पूछा, ठीक है मेल्टिंग ऑफ आइस हमने मान लिया, लेकिन क्या सैलिनिटी, जो नमक होता है या वाटर में सैलिनिटी से क्या इंपैक्ट पड़ता है? तो इन्होंने बोला भाई सैलिनिटी भी एक डिसाइडिंग फैक्टर है। कल हमने जाना भी था सैलिनिटी ऑफ ओशियन, वर्टिकल वे में भी जाना और साथ में हॉरिजेंटल वे में जाना। हॉरिजेंटल वे में हमने देखा कि कैसे इक्वेटर के पास इवेपोरेशन ज्यादा होने की वजह से और न्यू वाटर, क्लीन वाटर के एज कंपेयर टू इवेपोरेशन, रेनफॉल ज्यादा होने की वजह से सैलिनिटी कम पाई जाती। लेकिन जब हम सब ट्रॉपिकल एरिया में पहुंचे तो वहां पे इवेपोरेशन ज्यादा था, रेनफॉल कम थी, इसलिए एवरेज से ज्यादा सैलिनिटी थी। और जब हम सब पोलर वाले जोन में पहुंचे तो वहां पे बिल्कुल अपोजिट कंडीशन थी। वहां पर फ्रंटल रेनफॉल की वजह से और साथ में इवेपोरेशन कम होने की वजह से सैलिनिटी कम थी। तो इसका मतलब सैलिनिटी भी एक डिसाइडिंग फैक्टर है। और जब ये डिफरेंस क्रिएट होता है सैलिनिटी में, तो डिफरेंस सैलिनिटी में
कहीं ना कहीं ओशियन करंट को चलने के लिए मजबूर करता है कि भाई अब आप उधर जाओ। तो सैलिनिटी का डेंसिटी के साथ ज्यादा संबंध होता है, पॉजिटिव संबंध। जैसे आप नमकीन पानी लें, नमक में अगर आप पानी डालेंगे तो नमक क्या करेगा, पानी को सोख लेगा। ऐसा हमें कहाँ दिखाई देता है, रन ऑफ कच्छ, गुजरात वाले एरिया में जहाँ पे नमक बहुत ज्यादा है, सैलिनिटी। तो सैलिनिटी वाला वाटर पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा और इसलिए उसे छोड़ेगा नहीं। इसलिए सैलिनिटी का डेंसिटी के साथ पॉजिटिव रिलेशन होता है। इसका मतलब सैलिनिटी ज्यादा तो डेंसिटी भी ज्यादा, और डेंसिटी ज्यादा तो वाटर लेवल कम, क्योंकि इतनी डेंसिटी है कि वो वाटर को होल्ड कर पाए। लेकिन अगर कोई एरिया सैलिनिटी कम तो डेंसिटी भी कम, इसका मतलब वाटर लेवल बढ़ गया। और वाटर लेवल जैसे ही बढ़ेगा तो हाई वाटर लेवल से लो वाटर लेवल की तरफ कहीं ना कहीं करंट का चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी तक हमने 3 रीजन जाने। पहला टेम्परेचर, टेम्परेचर का डेंसिटी के साथ नेगेटिव रिलेशन है, इसलिए हाई टेम्परेचर लो डेंसिटी, वाटर लेवल बढ़ा, करंट का फ्लो होना स्टार्ट। टेम्परेचर कम डेंसिटी ज्यादा, वाटर लेवल कम ही रहा, इसलिए करंट का फ्लो नहीं होगा। दूसरा हमने जाना पोल पर मेल्टिंग ऑफ आइस। आइस जब मेल्ट होती है पोल पर तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं वाटर लेवल बढ़ता है, और वाटर लेवल बढ़ने की वजह से पोल से भी कोल्ड करंट का ओरिजिन होता है। और तीसरा हमने जाना सैलिनिटी, नमक। नमक अगर ज्यादा होगा तो उसका डेंसिटी के साथ पॉजिटिव रिलेशन होता है। क्यों? क्योंकि नमक पानी को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, और सैलिनिटी किस एरिया की कम होगी तो वहां से वाटर लेवल बढ़ने की वजह से करंट का डेवलपमेंट होगा। तो ये 3 फैक्टर हमने देखे जिनकी वजह से करंट का चलना होता है। और लास्ट हमारा जो फैक्टर है डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर की डेंसिटी, फोर्थ फैक्टर डेंसिटी ऑफ वाटर। और ये हमने इन तीनों में देखा भी। अगर डेंसिटी ऑफ वाटर ज्यादा होगी, मतलब वाटर लेवल अगर बढ़ गया तो ऑब्वियस सी बात है वहां से पानी फ्लो करना स्टार्ट कर देगा लोअर वाटर लेवल की तरफ। तो वाटर लेवल इंक्रीज होगा तो करंट का ओरिजिन होगा। लेकिन अगर वाटर लेवल डिक्रीज होगा तो करंट का फ्लो नहीं होगा, मतलब उसकी तरफ करंट आएगी, वो कहीं भी करंट को लेके नहीं जाएगा या वहां से ओरिजिन नहीं होगा। और एक रीजन जो हमने शुरू में जान लिया था वो रीजन था विंड, कि भाई विंड का चलना भी कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट फैक्टर निकलता है जिसकी वजह से हमारे ओशियन के ऊपर करंट चलती है। विंड हमने देखी ड्रिफ्ट के फॉर्म में, ड्रिफ्ट हमने देखा जो वाटर विंड से ही क्रिएट होता है। और विंड की डायरेक्शन जैसे ट्रेड विंड जो होती है, ये हमने देखा ट्रेड विंड जो एक प्लैनेटरी विंड है, लगातार पूरे साल चलती है, जिसका फ्लो कॉन्टिनेंट में ईस्ट टू वेस्ट की तरफ होता है। और कॉन्टिनेंट में ईस्ट टू वेस्ट मतलब इनवर्स हो जाएगा किसमें, ओशियन में। तो ओशियन में कैसे होगा, वेस्ट टू ईस्ट। ऐसे ही वेस्टर्ली विंड जिसकी डायरेक्शन नाम से ही बता रहा है, और ये हम किस बेस पे देखते हैं, कॉन्टिनेंट के बेस पे। कॉन्टिनेंट में होती है वेस्ट टू ईस्ट, और ओशियन में इसकी डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट। ऐसे डायरेक्शन चेंज होते हैं। ऐसे विंड की वजह से भी हमें कि भाई वहां पर ट्रेड विंड है या नहीं, किस साइड डायरेक्शन होगी। दूसरा वहां पे वेस्टर्ली विंड है, तब क्या डायरेक्शन होगी। तो ओशियन में बिल्कुल अपोजिट हो जाता है, क्योंकि उसका अपोजिट कोस्ट पड़ता है कॉन्टिनेंट के कंपैरिजन। इसलिए वहां से कहीं ना कहीं जो करंट है वो चलना स्टार्ट हो जाती है। तो एक चीज आप लोगों को समझ आएगी, वाटर लेवल अगर बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं करंट चलना स्टार्ट हो जाएगा। या इन शॉर्ट में हम समझे टेम्परेचर हाई
डेंसिटी कम, डेंसिटी कम, हमने देखा वाटर लेवल बढ़ा, वाटर लेवल बढ़ेगा, करंट का फ्लो होना स्टार्ट। पहला हमने ये देखा। दूसरा, पूल वाले एरिया में आइस का मेल्ट होना स्टार्ट हुआ, आइस मेल्ट हुई, आइस मेल्ट होने की वजह से डेंसिटी कम हुई, डेंसिटी कम होने की वजह से वाटर लेवल बढ़ा और करंट का फ्लो हुआ। सैलिनिटी जो कम हुई, सैलिनिटी की वजह से डेंसिटी कम हुई, क्योंकि सैलिनिटी का डेंसिटी के साथ पॉजिटिव रिलेशन है, और जैसे ही डेंसिटी कम हुई तो वाटर लेवल बढ़ा और करंट का फ्लो होना स्टार्ट हुआ। तो ऐसे करंट ओरिजिन होता है, और इसका सबसे बड़ा रीजन पहली बार डेंसिटी कम हो जाए और वाटर लेवल बढ़ जाए, तो अपने आप वाटर एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजन है जिनकी वजह से होता है। अब हम वर्ल्ड में देखते हैं कि कैसे चलता है करंट, उसकी डायरेक्शन कैसे डिसाइड होती है। तो ये सारी चीजें हम लोग अब थोड़ा सा वर्ल्ड के मैप पे देखेंगे कि कैसे वर्ल्ड के मैप पे दिखाई देती है हमें करंट। तो वर्ल्ड का जब हम मैप देखेंगे तो उसमें हमें दिखाई देता है कि भाई कैसे इक्वेटर से पोल की तरफ, पोल से इक्वेटर की तरफ करंट जो है टेम्परेचर को डिवाइड करने के लिए अलग अलग एरिया में चलती है। तो ये हम ऐसे अर्थ, ये वाला जो बीच वाला पार्ट है ये सारा ओशियन का पार्ट है और ये वाला हिस्सा कॉन्टिनेंट का है। तो आप समझ जाना कि अपोजिट डायरेक्शन होगी। ये जो लाइन है ये कॉन्टिनेंट को शो कर रही है और ये वाला पार्ट बीच वाला सारा ओशियन को शो कर रहा है। तो सबसे पहले इक्वेटर के पास जो 0 डिग्री इक्वेटर है उधर हमें पता है कि भाई टेम्परेचर हाई रहता है। उसका रीजन सन की लाइट पूरे साल डायरेक्टली यहाँ पे पड़ती है, एंगल ऑफ इंसिडेंट डायरेक्ट पड़ता है, इस वजह से यहाँ पर टेम्परेचर हाई होता है। और इस वजह से जब टेम्परेचर इस एरिया का हाई रहता है, ये हमें पता है, लेकिन जब टेम्परेचर इस वाले एरिया का हाई था उसकी वजह से यहां से एक विंड क्रिएट हुई जिसे हम कहते हैं ऑफशोर। और ऑफशोर विंड की वजह से यहां से वाटर फ्लो हुआ, मतलब करंट का ओरिजिन हुआ, और फिर धीरे धीरे यहां से अपवेलिंग की वजह से, अपवेलिंग की वजह से नीचे से ठंडा पानी ऊपर की तरफ आया और इस वजह से यहाँ का टेम्परेचर जो ओशियन में है वो हमें कम दिखाई देगा। बिल्कुल अपोजिट, अपवेलिंग हुआ तो ठंडा पानी ऊपर की तरफ आया और ठंडा पानी ऊपर आने की वजह से इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। और फिर इधर वाली साइड जहां पर ये गर्म पानी आया, गर्म पानी आने की वजह से डाउन वेलिंग होगा, पानी नीचे की तरफ आएगा क्योंकि पहले ही पानी बहुत ज्यादा है, इस वजह से यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो ऐसे जो पहली वाली चलती है इसी को हम कहते हैं इक्वेटर के नाम पे ही इक्वेटोरियल करंट। सबसे पहली करंट हमें इक्वेटोरियल करंट दिखाई देती है जिसका ओरिजिन होता है। और ऊपर वाली साइड जहां हम देखते हैं वहां पर हमें वेस्टर्ली विंड दिखती है, और वेस्टर्ली विंड भी हमने देखा है, और उसके चलने का रीजन ऊपर से आइस मेल्ट होती है। आइस मेल्ट होने की वजह से यहाँ पर पानी डिपॉजिट होगा इधर से भी, और साथ में ही ये जो ट्रॉपिकल वाले एरिया है यहाँ से वार्म करंट ऊपर की तरफ जाएंगे। दो तरह से इसे पानी मिला, एक तरफ उधर से एक तरफ इधर से, इस वजह से यहाँ पर भी क्या होगा, डाउन वेलिंग होगी, और डाउन वेलिंग होगी तो टेम्परेचर कम होगा, और इस वजह से यहाँ पर जो कन्वर्जेंस पॉइंट है एक इक्वेटोरियल से दूसरा पोल वाले एरिया से, इस कन्वर्जेंट की वजह से इस वाले एरिया में
ऑफशोर विंड और दूसरी तरफ ऑनशोर विंड, इसलिए यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा। और इस वाली करंट का ओरिजिन होगा जिसे हम कहते हैं वेस्टर्ली करंट, वेस्टर्ली विंड से ही वेस्टर्ली करंट। तो ये सेकेंड करंट हमारी ओरिजिनेट हुई। तो ऐसे हमारे अर्थ के ऊपर बहुत सारी करंट दिखाई देती हैं और हमें एक चीज पता चला कि भाई कैसे क्रिएट कैसे हुई, ड्रिफ्ट की वजह से। विंड जो चली सरफेस के ऊपर, उसकी वजह से करंट का ओरिजिन हुआ। ऐसे हमारे अर्थ पर साउदर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में करंट दिखाई देती है। और ये इक्वेटोरियल करंट जहां पे पानी डिपॉजिट हो जाएगा, इस वजह से अपोजिट डायरेक्शन में एक और करंट चलेगी जिसे कहते हैं एंटी इक्वेटोरियल करंट, एंटी इक्वेटोरियल करंट। उसका रीजन पानी ज्यादा डिपॉजिट हो गया और पानी ज्यादा डिपॉजिट होने की वजह से वाटर लेवल बढ़ा और वाटर लेवल को कम करने के लिए एंटी इक्वेटोरियल करंट फिर से स्टार्ट हो गई। तो जहां पर ये वाला हमारा ईस्ट वाला पार्ट है लैंड का, तो ओशियन का वेस्ट पार्ट। तो इसका मतलब हमें क्या पता चला, जब ट्रेड विंड चलती है तो ओशियन के वेस्ट वाले पार्ट में टेम्परेचर कम होता है। क्यों? क्योंकि कोल्ड करंट दिखाई देती है। और वहीं ईस्ट वाले साइड ओशियन की, जहां पर इक्वेटोरियल करंट आती है, वहां पर वार्म करंट होती है। इक्वेटर के पास ये कंडीशन हमें दिखाई देती है। वहीं वेस्ट वाले जो ऊपर वाला एरिया है पोल के पास, वहां पर क्या होता है, अपोजिट। टेम्परेचर यहां पर विंड गई, इसका मतलब ईस्ट वाली साइड कोल्ड करंट और वेस्ट वाली साइड वार्म करंट, जहां पे पानी डिपॉजिट हो। तो ये हमने कुछ रीजन जाने जो हमें बेसिकली वैसे ही दिखाई देते, लेकिन इसके साथ साथ हमारी जो अर्थ है वो रोटेशन भी करती है। अगर अर्थ रोटेशन नहीं करती तो सिर्फ ये ही दो करंट हमें दिखाई देती, एक पोल की तरफ एक इधर की तरफ, और कुछ करंट होती नहीं। लेकिन हमारी अर्थ रोटेशन करती है अपने एक्सिस पर और उसकी वजह से एक फोर्स भी रखता है जिसका नाम है कॉरियोलिस फोर्स। तो कॉरियोलिस फोर्स, जिसका हमें पता भी है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कैसे चलता है, क्लॉकवाइज, और साउदर्न हेमिस्फीयर में कैसे चलता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसकी वजह से भी करंट की जो डायरेक्शन है वो डिसाइड होगी। तो करंट की डायरेक्शन जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज है, साउदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज है, वही डिसाइड करता है सर्कुलेशन को, ओशियन सर्कुलेशन। और ये ओशियन सर्कुलेशन एक क्लियर वे में हमें दिखाई देता है कि जब भी इक्वेटर से करंट जाती है तो वो वार्म करंट होती है, और वो किधर की तरफ जाती है, इधर से पोल की तरफ। तो इक्वेटर जहां पर टेम्परेचर हाई होता है वहां से वार्म करंट का ओरिजिन होता है और वो जाती है पोल की तरफ, और पोल से जहां पर आइस मेल्ट होती है तो वहां पर हमें क्लीन वाटर मिलता है, तो वहां से जो करंट ओरिजिनेट होती है उसको कहते हैं कोल्ड करंट। तो एक पूरी डायरेक्शन हमें दिखाई देती है पूरे अर्थ पर कि कहां से कैसी आएगी। और एक और चीज हमने देखी कि भाई वेस्ट साइड कौन सी होगी, ईस्ट साइड कौन सी होगी। इक्वेटर में वेस्ट साइड हमने देखा कोल्ड करंट और ईस्ट साइड ओशियन के हमने देखा वार्म करंट। वही पोल की तरफ हमने देखा ईस्ट में कोल्ड करंट और वेस्ट में वार्म करंट। तो ऐसे हमारे अर्थ पर बहुत सारी ओशियन करंट दिखाई देती हैं। अब एक और सबसे बड़ी बात आती है
ये तो हमने देख लिया कि करंट का ओरिजिन हुआ, लेकिन क्या करंट की डायरेक्शन को डिसाइड करने वाला एक फैक्टर तो हमने देखा, कोरियोलिस फोर्स, जो सर्कुलेशन देता है, लेकिन और भी तो कारक हो सकते हैं ना। लैंड का सरफेस कैसा है, ये तो यानी सारा ओशियन ओशियन है, बीच में लैंड भी तो है, उसकी डायरेक्शन उसको रोकेगी नहीं। जैसे हमारा इंडियन पेनिनसुला है जो इंडियन ओशियन में बनता है, क्या वो फ्लो होने देगा, बीच में नहीं आ जाएगा उसके। तो इसलिए कहीं ना कहीं पेनिनसुला और लैंड का पार्ट भी डायरेक्शन को डिसाइड करता है। तो अगला बात आता है डायरेक्शन, फैक्टर डिसाइडिंग डायरेक्शन ऑफ करंट। तो करंट की डायरेक्शन को डिसाइड करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं, ये हम इसमें देखेंगे। फैक्टर्स डिसाइडिंग डायरेक्शन ऑफ करंट, फैक्टर्स डिसाइडिंग डायरेक्शन ऑफ करंट। तो करंट की डायरेक्शन को डिसाइड करने वाले कुछ फैक्टर हैं, जिसमें से सबसे पहला फैक्टर हम लोग देख ही चुके हैं कि भाई अर्थ के रोटेशन की वजह से अपने एक्सिस पर अर्थ जब घूमती है, जब आप अपने चारों तरफ घूमो तो उसे रोटेशन कहते हैं, और जब किसी और के चारों तरफ आप घूमते हो तो उसे रिवॉल्यूशन कहते हैं। तो अर्थ अपने एक्सिस पर जो रोटेशन करती है उसकी वजह से फोर्स क्रिएट होता है, जिसे हम कहते हैं कोरियोलिस फोर्स। और इस कोरियोलिस फोर्स की वजह से हमें एक चीज पता चली, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज, साउदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे हमारी करंट चलती है। और जब आपको करंट पता चल जाएगी तो साइक्लोन की डायरेक्शन ऑटोमेटिक पता चल जाएगी। अगला, कोस्ट का स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रक्चर ऑफ कोस्ट, ये भी मैटर करता है कि वो स्ट्रक्चर कैसा है। अगर स्ट्रक्चर ऐसा है तो इसका मतलब करंट का फ्लो इसके चारों तरफ ऐसे हमें दिखाई देगा। अगर स्ट्रक्चर थोड़ा सा गोल टाइप का है तो ऐसे करंट दिखाई देगी। ऐसे ही करंट का एक और रीजन जो डिसाइड करता है स्ट्रक्चर ऑफ कोस्ट, कोस्ट एक तरीके से बैरियर की तरह काम करता है, और वो बैरियर आने की वजह से भी करंट डिसाइड होती है। और अगला, डायरेक्शन ऑफ विंड, सन ऑफ विंड, विंड की डायरेक्शन कैसी है, और विंड की डायरेक्शन हमें पता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो विंड की डायरेक्शन भी एक डिसाइडिंग फैक्टर है कि कैसे करंट चलेगी। जैसे इंडिया में आपको अलग अलग करंट दिखाई देते, जब मानसून सीजन होता है तो उल्टा करंट दिखाई देता है। जैसे अगर हम देखें इंडिया में, इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल हमें अपने इंडिया में दिखता है। इंडिया में दो सीजन होते हैं, एक समर वाला, दूसरा विंटर वाला। तो समर सीजन में हमारे यहाँ का टेम्परेचर बढ़ता है, और टेम्परेचर बढ़ने से लो प्रेशर, और नीचे वाले पार्ट में टेम्परेचर कम होता है, हाई प्रेशर। तो विंड की डायरेक्शन इंडियन पेनिनसुला की तरफ होती है, या करंट की डायरेक्शन इंडियन पेनिनसुला की तरफ दिखाई देती है, जिसे हम क्या कहते हैं, साउथ वेस्ट मानसून। साउथ की तरफ से आता है, साथ में वेस्ट से डायरेक्शन हो रही है, साउथ वेस्ट मानसून हमें दिखाई देता है। ये लोकल विंड का एक डायरेक्शन होता है, ये इंडिया में समर टाइम में दिखाई देता है। लेकिन विंटर टाइम में इंडिया बिल्कुल अपोजिट कंडीशन हो जाती है। विंटर टाइम के इंडिया में अपोजिट कंडीशन, उस टाइम हमारे यहाँ टेम्परेचर कम होने की वजह से हाई प्रेशर, इधर टेम्परेचर वाटर का ज्यादा होने की वजह से लो प्रेशर, और विंड की डायरेक्शन बिल्कुल इंडिया से वापस जाती हुई दिखाई देती है। तो कहीं ना कहीं ये भी मैटर करता है कि भाई विंड की डायरेक्शन किधर है। और इंडिया में कुछ लोकल विंड पाई जाती है, और हमारे यहाँ पूरे साल एक जैसी विंड नहीं होती कि एक ही तरफ आ रही हो, या तो कोस्ट की तरफ आ रही हो या कोस्ट से बाहर की तरफ।
हमारे देश में अलग अलग रूप से दिखाई देता है। समर के टाइम इंडिया की तरफ, जिसकी वजह से हमारा मानसून आता है। विंटर के टाइम बिल्कुल अपोजिट। उसका रीजन हमारे पेनिनसुला पर ही या इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर ही हाई प्रेशर बन जाता है। तो विंड की डायरेक्शन भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। अब अगर आप मैप में देखोगे तो मैप में आपको एक बिल्कुल डायरेक्शन दिखाई देगी कि कैसे करंट चलती है। और आपको एक मैप दिया होगा जिसमें बहुत सारी करंट दिखाई गई होंगी। मैं आप लोगों को दिखाई देता हूं। और आप लोगों से कई बार कुछ करंट के बारे में पूछा जाता है कि भाई ये करंट इस डायरेक्शन में क्यों चली। मैथ्स का क्वेश्चन बनता है कि क्रिटिकली एनालाइज इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट ऑफ करंट ऑन आवर वेदर। ये देखिए, ये वाला जो मैप है इसमें बहुत सारी करंट है। सबसे पहले हमने जो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो करंट पड़ी वो है इक्वेटर 0 डिग्री वाले। और ये इक्वेटर करंट ऐसे ऐसे सीधा जाती है, लेकिन बीच बीच में क्या है, कॉन्टिनेंट है। और कॉन्टिनेंट की वजह से डायरेक्शन चेंज हो सकती है। इसमें जो रेड वाला सिंबल है वो दिखा रहा है वार्म करंट को, और जो ब्लू वाला सिंबल है वो दिखा रहा है कोल्ड करंट को। तो आपके पास भी मैप होगा, उसमें आप भी देखना। 107 पे मेरे इसमें दे रखा है। और सबसे ज्यादा जो पूरी क्लियर तरीके से करंट दिखती है वो है अटलांटिक ओशियन में। और अटलांटिक ओशियन में को बिल्कुल स्ट्रक्चर दिखाई देगा। देखिए इधर, जब आप इक्वेटर के पास गए तो इक्वेटोरियल करंट, और फिर यहाँ पर इक्वेटर में पानी ज्यादा डिपॉजिट हो गया, ये भी हमने देखा। तो एंटी इक्वेटोरियल करंट भी चलना स्टार्ट हो गई। वही हमने देखा इक्वेटर से जो करंट जाती है वो कहाँ जाती है, पोल की तरफ। वार्म करंट है, कोल्ड वाले एरिया की तरफ जाएगी। और ये वार्म करंट यहाँ से होती है और यहाँ पर इसे गल्फ स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है। और फिर आगे नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, और फिर नॉर्वेजियन सी यूरोप की तरफ जाती है। इस नॉर्वेजियन सी या गल्फ स्ट्रीम की वजह से, स्ट्रीम हमने क्या पढ़ा था, ग्रुप ऑफ करंट। इसकी वजह से यूरोप के जो पोर्ट है वो पूरे साल खुले होते हैं। अगर ये करंट नहीं चलती तो यूरोप के पोर्ट खुलते नहीं पूरे साल। इसीलिए इन करंटों का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और फिर आपको ऊपर की तरफ, पोल की तरफ बहुत सारी कोल्ड करंट भी दिखाई देंगे। जैसे कनाडा की तरफ लेब्राडोर करंट, यहाँ पे लेब्राडोर सी है इसलिए इस करंट का नाम लेब्राडोर। ऐसे ही जापान की तरफ जो इक्वेटर से जाती है उसे कहते हैं क्योसियो, और जो पोल से आती है वो है ओयोसियो। ओयोसियो एक कोल्ड करंट है, क्योसियो एक वार्म करंट है। ऐसे ही आपको ऑस्ट्रेलिया में दिखेगा। ऑस्ट्रेलिया में जो उसके कोस्ट के वेस्ट साइड, वहां पर आपको कोल्ड करंट दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि वो साउदर्न हेमिस्फीयर से आई है, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। और उसके ईस्ट कोस्ट की तरफ आपको ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, जो वार्म करंट है, वो दिखाई देगी। ऐसे ही आप इधर भी देखेंगे साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के ईस्ट वाली साइड जो हमें करंट दिखाई देती है, ब्राजीलियन करंट, जो इक्वेटर से आती है। इक्वेटोरियल करंट जब डिवाइड हो जाती है अलग अलग पार्ट में, डायरेक्शन किस बेस पे, स्ट्रक्चर कैसा है लैंड का, उसके बेस पे डायरेक्शन डिसाइड होती है। तो इक्वेटोरियल करंट कई पार्ट में डिवाइड हो जाती है और उसे अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम से जाना जाता है। और ब्राजीलियन करंट ये वार्म करंट है साउथर्न अमेरिका की। और नीचे से फॉकलैंड करंट, एक आइलैंड है यूके का, वहां से जो करंट आती है वो कोल्ड है। और इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमने देखा ठंडी वाली दिखेगी, तो हम्बोल्ट करंट वो कैसी है, कोल्ड है। ऐसे ही कैलिफोर्निया करंट बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में इक्वेटर वाली के, तो इक्वेटर के अपोजिट में हमें कोल्ड करंट दिखाई देती है। तो ये सारी चीजें हमें दिखाई देती है। और ऐसे डिवीजन है पूरे अर्थ के ओशियन पर, और इस करंट की वजह से हमारा टेम्परेचर डिसाइड होता है, वेदर कंडीशन डिसाइड होती है। और इसमें हमें एक पूरा लॉजिक दिखाई देता है कि कैसे करंट चलती हैं। तो ये हमने जाना कि अर्थ के ऊपर करंट और उनका इम्पैक्ट। अगर हम बात करें इम्पैक्ट क्या क्या होता है तो उसको भी हम लिख सकते हैं। तो इनका इम्पैक्ट, सबसे पहली बात
जैसे हमने देखा कोल्ड वाले जो एरिया हैं, जहां पर ठंडा एरिया रहता है, टेम्परेट वाले जो एरिया होते हैं, उनकी इकोनॉमी को एक तरीके से बूस्ट करती है वार्म करंट। वार्म करंट उनके पोर्ट को फ्रीज नहीं होने देती, और इस वजह से उनका ट्रेड जो होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, वो चलता रहता है। तो इकोनॉमिक लेवल पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, वेदर जो एक ईयर में होता है, जैसे इंडिया में मानसून हमने देखा, साथ में क्लाइमेट जो लॉन्ग टर्म का होता है, उसको डिसाइड करने में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगला, करंट, जहां पर वार्म करंट और कोल्ड करंट आपस में मिलती हैं, वहां पर एक जोन बनता है, फ्रंट बनता है, और इस जोन में जहां पर वार्म और कोल्ड करंट बनती हैं, वर्ल्ड के सबसे इंपॉर्टेंट फिशिंग जोन यहीं पे मिलते हैं। जैसे हमने जापान में देखा, एक तरफ ओयोसीओ, दूसरी तरफ कियोसीओ, ये दोनों करंट, एक वार्म है एक कोल्ड है, जिस एरिया में मिलती है वहां पर जापान का सबसे बड़ा फिशिंग जोन है। क्यों? क्योंकि फिश को ये सारी चीजें पसंद होती हैं कि ना ज्यादा टेम्परेचर हाई हो, ना ज्यादा टेम्परेचर कम हो, और इन करंट की वजह से यहाँ पर बहुत सारे न्यूट्रिएंट भी आते हैं, इसलिए यहाँ की बायोडाइवर्सिटी बढ़ जाती है। तो करंट हमारे लिए, फिशिंग जोन के लिए, और ओशियन में जो भी हम कल्चर करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, उसके लिए भी जरूरी है। और साथ में अगर विंड की डायरेक्शन से, जैसे हमने देखा था पहले, अरेबियन लोग जो थे मानसून विंड का यूज करते थे इंडिया में आने के लिए, और जब इंडिया से मानसून वापस जाता था तो लौटने के लिए अपने शिप का यूज करते थे। तो ऐसे भी करंट का इम्पैक्ट पड़ता है। तो करंट हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और दूसरा सोचिए, ह्यूमन बीइंग की लाइफ, अगर यूरोप में वार्म करंट नहीं होती तो वहां पर काफी हार्ड कंडीशन हो जाती लोगों की लाइफ के लिए, लेकिन वार्म करंट की वजह से वो ऐसा कंडीशन नहीं क्रिएट करता कि वहां पर लोग रह ही नहीं पाए, वरना वो सारा एरिया फ्रीज हो जाता। जबकि वहां पर सन की लाइट इनडायरेक्टली पड़ती है, ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर से काफी दूर है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर उससे भी काफी दूर है। तो लोगों के लिए, लाइफ के लिए वो बनना आसान होता है, वो भी करंट की वजह से। तो करंट ऐसे हमें दिखाई देती हैं अलग अलग जोन में, और इनसे हमारे लाइफ पर, हमारी इकोनॉमी पर, साथ में हमारे सोशल स्ट्रक्चर पर, हमारी ज्योग्राफी पर काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए करंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये आपने करंट के बारे में जाना। और अगला जो हमारा टॉपिक होगा टाइड है, ये आपने सुना होगा, ऊपर जाना नीचे आना, ये हम कल पढ़ेंगे। आज हम थोड़ा सा मैप भी देख लेते हैं। मैप में हम कहाँ पे थे, याद है आप लोगों को? नेहा जी और सृष्टि जी, याद है मैप में कहाँ पे थे? एशिया का मैप हमने पूरा देख लिया था। सो गए क्या आप लोग? चलिए, तो मैं ये आपको करा देता हूं। हम लोगों ने एशिया में कुछ रिवर भी देख ली थी, और मुझे लग रहा है प्लेटू भी हमने देख लिया था। ये सारी चीजें हमने देख ही ली थी। आज हम थोड़ा चलते हैं एशिया के अंदर, इंडिया वाले पार्ट में। इंडिया के मैप में सबसे पहले पॉलिटिकल मैप आप लोगों ने देखा ही होगा। थोड़ा सा फिजिकल मैप इंडिया का देखते हैं कि इंडिया में फिजिकल स्ट्रक्चर क्या क्या हमें दिखाई देते हैं, और उनसे हमारे ऊपर इम्पैक्ट क्या पड़ता है फिजिकल स्ट्रक्चर से। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो मैप ऑफ इंडिया जो एशियन कॉन्टिनेंट में पड़ता है, मैप ऑफ इंडिया। इंडिया की अगर बात करें तो ऊपर वाले पार्ट में हमें बहुत सारी चीजें, जैसे हिमालय दिखाई देता है, और हिमालय की बहुत सारी रेंज है। इधर वाले पार्ट में जो सबसे ऊपर वाला हमें दिखाई देता है, ये हिमालय वाला पार्ट है।
और सबसे पहले हिमालय की एक रेंज दिखाई देती है जिसका नाम है काराकोरम। कोरम। और ये कई रेंज से मिलती है, या जिसे हम कहते हैं ट्रांस हिमालय, जिसका सबसे पहले ओरिजिन हुआ काराकोरम, लद्दाख, इधर आपको दिखाई देगा, और फिर नीचे जास्कर। ये हमें दिखाई देती है 3 रेंज जो इंडिया के माउंटेन वाले जोन को बनाती है। उसके नीचे आप आओगे तो आपको ग्रेट हिमालय दिखेगा, और ग्रेट हिमालय में हमारे बहुत सारे स्ट्रक्चर भी है, वो भी हमें दिखाई देते हैं। और इनके बीच कुछ और चीज भी हमें दिखाई देती है। जैसे अगर हम बात करें माउंटेन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, इनकी एक पूरा जोन दिखाई देगा। जैसे सबसे पहले हमने देखा ट्रांस हिमालय, उसके बाद हमें देखेगा ग्रेट हिमालय, जिसे हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद हमें देखेगा मिडिल हिमालय, जिसे हिमाचल हिमालय भी कहते हैं, मिडिल हिमालय। उसके बाद हमें दिखेगा लेसर हिमालय, जिसे शिवालिक भी कहते हैं हम लोग, शिवालिक हिमालय। ऐसे हमें स्ट्रक्चर दिखते हैं नॉर्दर्न माउंटेन एरिया के। और ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच जो एक वैली बनती है उसे हम कहते हैं ITSZ, इंडस सैंगपो फ्यूचर जोन। इंडस मतलब इंडस नदी, सैंगपो ब्रह्मपुत्र नदी के जोन को ही चाइना में कहते हैं सैंगपो। फ्यूचर मतलब दो चीजों के ज्वाइंट वाला प्लेट, एक तरफ इंडियन प्लेट, दूसरी तरफ चाइना प्लेट, तो फ्यूचर जोन। और इस ITSZ में बहुत सारी हमें वैली दिखाई देंगी। उसके बाद ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच जो मिलता है उसे हम कहते हैं MCT, मैन सेंट्रल थ्रस्ट, MCT, मैन सेंट्रल थ्रस्ट। थ्रस्ट का मतलब क्या होता है? जब प्लेटें अप और डाउन करती हैं उसकी वजह से थ्रस्ट बनता है। जब प्लेटें अप, एक प्लेट ऊपर एक प्लेट नीचे, उसकी वजह से जो कंडीशन बनती है उसी को हम कहते हैं थ्रस्ट। अगला मिडिल और शिवालिक के बीच जो बनता है उसे हम कहते हैं MBF, मैन बाउंड्री फॉल्ट। फॉल्ट का मतलब आपको पता ही चल रहा है, कुछ क्रैक हुआ होगा, टेंशन फोर्स, तो वहां पर जो स्ट्रक्चर बनता है उसे कहते हैं मैन बाउंड्री फॉल्ट। उसके बाद हमारा नॉर्दर्न प्लेन आ जाता है, इसमें हम लोग रहते हैं, दिल्ली NCR वाला सारा एरिया। इसी में शिवालिक और नॉर्दर्न प्लेन के बीच जो जोन पड़ता है उसे हम कहते हैं HFF, हिमालय फ्रंट फॉल्ट, हिमालय फ्रंट फॉल्ट। हिमालय का एंड और नॉर्दर्न प्लेन का ओरिजिन होता है। तो ऐसे हमारे यहाँ स्ट्रक्चर पाया जाता है। इसको हम देखें एक स्ट्रक्चर मैनर में, तो उस मैनर में भी हम देख सकते हैं कि कैसे ये सारी चीजें होती है। कहाँ पे हमारा कश्मीर वैली जो है जहाँ पे सैफरॉन या खेती की जाती है केसर की, सबसे पहले ट्रांस हिमालय, उसके बाद ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय के बाद हमारा मिडिल हिमालय, मिडिल हिमालय के बाद हमारा शिवालिक हिमालय जिसका ओरिजिन ही उससे हुआ है, और शिवालिक हिमालय के बाद अपना नॉर्दर्न प्लेन। यहाँ पर पानी डिपॉजिट होता जाता है सैलिनिटी की वजह से, नॉर्दर्न प्लेन डेवलपमेंट। तो ऐसे इंडिया में ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय,
लेसर या मिडिल हिमालय, शिवालिक हिमालय, नॉर्दर्न प्लेन, ये डेवलपमेंट। इन सब के बीच ये वाला जो जोन है वैली, यहाँ पर बहुत सारे पासिस भी होते हैं, एग्रीकल्चर भी, और लोगों के विलेज भी यहीं पे डेवलप है। ITSZ इंदर सैंको फ्यूचर जोन। उसके बाद ये वाला पार्ट MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट। अगला वाला पार्ट MBF मेन बाउंड्री फॉल्ट। और ये वाला पार्ट HFF हिमालय फ्रंट फॉल्ट। ये हमें कुछ वैली भी दिखाई देती है जिसमें डेवलप हुआ। MCT में जो फेमस वैली है उसका नाम है कश्मीर वैली। कश्मीर वैली आपकी MCT में ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में दिखाई देती है। और कश्मीर वैली में पहले आइस के पिघलने की वजह से, आइस की वजह से एक एलुवियल सॉइल का यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ। एलुवियल मतलब ऐसी सॉइल जो वाटर या रिवर की वजह से बनती है, जो काफी ज्यादा फर्टाइल होती है। तो एक एलुवियल सॉइल का डेवलपमेंट हुआ जिसे हम कहते हैं करेवा। आपसे पूछा भी जाता है करेवा सॉइल कहाँ मिलती है, कश्मीर वैली में। और इस करेवा में ही आपको केसर की खेती, सैफरॉन कभी खाया होगा, तो इंडिया में बेस्ट क्वालिटी का केसर मिलता है। और वो कहाँ पे, कश्मीर वैली। और ये किसमें पड़ता है, MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ऐसे हमारे यहाँ कुछ एरिया डेवलप हैं। और MBF जो है इसमें आपने कभी ना कभी सुना होगा देहरादून। तो इस वाली वैली में बहुत सारी दून दिखती हैं, दून वैली। और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल देहरादून। जब दो रिवरों का बेल्ट ऐसे एक साथ जा रहा होता है तो उस बेल्ट में से कुछ एरिया उनसे कट हो जाता है और वहां पर दून बनता है। और हमारे यहाँ मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच जो उत्तराखंड वाला जोन है वहां पर दून बनते हैं। उस दून में ही देहरादून हमें दिखाई देता है। फिर ये वाला HFF वाला पार्ट है, ये एलुवियल सॉइल है ही, जहां पर एक तरफ इनफर्टाइल जो सॉइल होगी एलुवियल की, उसे हम लोग कहते हैं बांगर, जो हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी में मिलेगी। और जो एलुवियल सॉइल काफी ज्यादा फर्टाइल है, जहां हर साल नई सॉइल आती है, जैसे बिहार में आपने सुना होगा हर साल फ्लड आती है, बंगाल में भी आती है, ईस्टर्न यूपी में भी आती है, वहां पे जो सॉइल बनती है उसे हम कहते हैं खादर। तो बांगर ओल्ड एलुवियल सॉइल है और इसके लिए वाटर की जरूरत होती है। और यहाँ पर कैनाल डेवलप होने से हमने ग्रीन रिवोल्यूशन लाया। और खादर न्यू एलुवियल सॉइल है। यहाँ पर हर साल फ्लड आती रहती है, इसलिए नई सॉइल डिपॉजिट होती जाती है और यहाँ पर इसका डेवलपमेंट होता है। तो ये आपको थोड़ा समझ आया होगा कि इंडिया के नॉर्दर्न प्लेन में और कहाँ पर हमने करेवा देखा, और करेवा में क्या होता है, सैफरॉन या केसर होता है, जो श्रीनगर वैली में है। और श्रीनगर वैली किसमें मिलती है, ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच MCT में, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। तो ऐसे आप लोगों ने जाना। आज की क्लास यहीं तक थी। कुछ डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। कुछ पूछना है आप लोगों को, सृष्टि जी और नेहा जी? नो सर। कुछ नहीं पूछना? जब मैंने पूछा तब कहाँ गायब हो गए थे?